Hello guys, today we are discuss GI system pharynx to stomach. Now we will start to pharynx. Pharynx is a funnel shaped organ. Its length 10 to 12 centimeter. Location according to vertebra C1 to C6. C1 base of the skull. It start base of the skull and C6 cricoid cartilage. End of the pharynx is C6 cricoid cartilage. Pharynx is the only organ where food and air is crossed together. pharynx एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर सिर्फ फूड और हमारा एयर जो है वो क्रॉस करती हैं एक साथ. Part of pharynx. Pharynx has a three part: nasopharynx, oral pharynx and laryngopharynx या फिर hypopharynx भी हम इसे बोल सकते हैं. First we will discuss about nasopharynx. Superior portion of the pharynx. जो नोजोफेरिंक्स है सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा फेरिंक्स का नोजोफेरिंक्स. इट स्टार्ट एट इंटरनल नोस्ट्रिल से ये स्टार्ट होता है एंड एट दी सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट पे जाके ख़त्म होता है और शुरू ये इंटरनल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है. ओपनिंग ऑफ नेज़ोफेरिंक्स. 5 ओपनिंग होती हैं हमारी नेज़ोफेरिंक्स की. 2 फॉर्म दी इंटरनल नोस्ट्रिल्स. 2 फॉर्म होती है हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल नाक के अंदर से. देन 2 ओपनिंग होती है यूटेशिक ट्यूब से. एंड 1 फॉर्म दी ओरोफेरिंक्स. जो एक है वो ओरोफेरिंक्स से एक ओरोफेरिंक्स ओपनिंग होती है. 5 ओपनिंग्स होती है. देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे ओरोफेरिंक्स. ओरोफेरिंक्स स्टार्ट होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट से एंड एंड होता है हायोइड बोन से. एंड होता है इसका हायोइड बोन पे और स्टार्ट होती है सॉफ्ट पैलेट से. नेक्स्ट लैरेंजोफेरिंक्स, जिसे हम हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं, ये स्टार्ट होती है हमारी हायोइड बोन से एंड ख़त्म होती है हमारी C6 कैरिकोइड कार्टिलेज पे जाके ख़त्म होती है. ईसोफेगस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईसोफेगस. ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप गल्ट. ईसोफेगस क्या है? जो हमारी ईसोफेगस है वो स्टार्ट होती है C6 से T11 तक. C6 से T11 तक हमारी ये स्टार्ट होती है ईसोफेगस. C6 क्या था हमारा? कैरिकोइड कार्टिलेज. एंड फिनिश होती है हमारी ईसोफेगस T11 पे. जो हमारी लेंथ है ईसोफेगस की 20 to 25 सेंटीमीटर है. इसके सराउंड में हमारी इन्फीरियर वेना कैवा आती है जो कि T8 पे होती है और हमारा एब्डोमिनल आर्टरी आती है हमारी T12 पे और इनके बीच से क्रॉस करता है हमारा डायफ्राम. जो हमारी ईसोफेगस है वो बनी होती है हमारी ईसोफेगस मेड अप बाय. ये जो हमारी ईसोफेगस है वो हमारी बनी होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की ये बनी हुई होती है. इसके हमारे पास जो हमारी ईसोफेगस है 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. 1/3, 1/3 एंड 1/3. जो अपर 1/3 होता है वो हमारा स्केलेटन मसल से बना होता है और लोअर 1/3 जो होता है स्मूथ मसल से बना होता है. जो हमारा बिटवीन का पार्ट होता है मिक्स्ड होता है. 1/3 पार्ट स्मूथ एंड स्केलेटन मसल बोथ से हमारा बना होता है. जो हमारा अपर ईसोफेगस पिंचर है वो हमारा स्केलेटन मसल से बना है और लोअर ईसोफेगस पिंचर जो है कार्डियक पिंचर से मिलकर बना हुआ है, नहीं जिसे हम कार्डियक पिंचर भी बोलते हैं और स्मूथ मसल से ये मिलके बना होता है. जो अपर ईसोफेगस पिंचर है उसे हम क्रैनियोफेरेंजियल पिंचर भी बोलते हैं. कैरियोफ्रेंजियल पिंचर मसल बिकॉज दे
देयर इज कैरिकोइड कार्टिलेज एंड फेरेंक्स इज फिनिश देयर। हमारा फेरेंक्स यहाँ पे फिनिश होता है, इसीलिए हम, और हमारा कैरिकोइड कार्टिलेज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे कैरिकोफेरेंजियल मसल भी बोल सकते हैं ईसोफेजियल स्पिंचर को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरिकोइड स्पिंचर, जिसे हम एक्लेशिया भी बोलते हैं। कार्डियक इज एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया। डिस्फेजिया से ये एसोसिएटेड होता है। कार्डियक कार्डियक स्पाज्म इज एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया। जो हमारा कार्डियक स्पाज्म है वो हमारा डिस्फेजिया से की वजह से अक्कर होता है। इन दिस कंडीशन द लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर, जिसे हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं, इज अनएबल टू रिलैक्स, रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, इज कॉल्ड इज क्रिएट अ डिस्फेजिया। जो हमारा कार्डियक स्पाज्म है वो हमारा डिस्फेजिया की वजह से होता है, जिसमें हमारा जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर है, जिसे हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं, वो अनएबल हो जाता है रिलैक्स करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। हमारा स्पाज्म की वजह से, कार्डियक स्पाज्म की वजह से डिस्फेजिया अक्कर होता है। डायग्नोस्टिक साइन हम इसमें क्या कर सकते हैं? बर्ड ब्रेक साइन हम इसमें चेक कर सकते हैं, जिसे हम रेड टेल साइन भी बोलते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे इसमें बैरियर स्वेलविंग करा के हम इसे चेक कर सकते हैं। बैरियम जो है वो हम पेशेंट को देंगे और वो स्वेलविंग के बाद हम उसे मॉनिटर करेंगे। ईसोफेजियल मोनीमेट्री क्या होती है? चेक करते हैं हम लोअर ईसोफेजियल प्रेशर को हम चेक करते हैं, और ये किस वजह से होता है, इसका कोज क्या है, अननोन इसका कोज है, और सम टाइम ये हमारा नर्व डैमेज की वजह से भी अक्कर हो सकता है। मैनेजमेंट हम पोएम से याद कर सकते हैं। प्री ओरल एंडोस्कोपी मायोमेट्री हम कर सकते हैं। प्री ओरल एंडोस्कोपिक मायोमेट्री से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे नट क्रैकर्स ईसोफेगस, हम उसे जैक हाम ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, जैक हैमर ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, और हाइपर एक्टिव पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बोल सकते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज हाई एम्पलीट्यूड एंड कोज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू नर्व प्रॉब्लम। जो हमारी ये कंडीशन अक्कर होती है, ये कंडीशन हमारी नर्व प्रॉब्लम्स की वजह से अक्कर हो सकती है, जो कि हमारी इफ़ेक्ट करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। उसका एम्पलीट्यूड मतलब उसकी एम्पलीट्यूड को हाई कर देगी, जिसकी वजह से पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगी, फास्ट होंगी, जो कि हमारी नर्व प्रॉब्लम की वजह से अक्कर हो सकती है। बैरेट्स ईसोफेगस, इसे हम मेटाप्लेजिया भी बोल सकते हैं। अ प्रोसेस वेयर द नॉर्मल लाइनिंग ऑफ लोअर ईसोफेगस चेंज प्रॉपर्टी, रिप्लेस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टू सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम। जो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारी जो लोअर ईसोफेगस है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेती है या रिप्लेस कर लेती है जो हमारे सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो चेंज हो जाएंगे सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम में। क्यों चेंज होंगे? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टमक एसिड, जो हमारा स्टमक एसिड है उससे प्रिवेंट करने के लिए स्क्वैमस एपिथेलियम से कोलुमिनार एपिथेलियम में खुद की प्रॉपर्टी चेंज कर लेगी, क्योंकि हमारा मोर रेजिस्टेंस टू एसिड, ये जो हमारा कोलुमिनार एपिथेलियम है मोर रेजिस्टेंस है एसिड से,
इसी वजह से ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा और स्टमक एसिड है जो डैमेज कर देगा हमारी नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को, इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके लाइनिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम को प्रिवेंट करता है। जीनस डिवर्टिकुलम ये क्या होता है? इट्स अकर ड्यू टू वीकनिंग ऑफ कैरिकोफैरेंजियस मसल। जो हमारी कैरिकोफैरेंजियल मसल है उसकी वीकनेस की वजह से होता है। व्हेन ईसोफेगस पार्ट इज़ वीक, जब हमारा ईसोफेगस का पार्ट वीक होता है उसकी वजह से ये, जब हमारा ईसोफेगस का पार्ट है, ईसोफेगस जब वीक हो जाएगी वो कॉज करेगा पाउच, वो पाउच बना देगा एक बल्जिंग पाउच बिटवीन द फेरेंक्स एंड ईसोफेगस। जो हमारी ईसोफेगस है और हमारी फेरेंक्स है उसके बीच में एक पाउच बना देगा जिसे हम फेरेंजियल पाउच भी बोलते हैं। ऐसे क्रिएट हो जाएगा हमारा फेरेंक्स और ईसोफेगस के बीच में बल्जिंग हो जाएगी, पाउच क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ईसोफेगस की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, उसकी वजह से पाउच क्रिएट होगा जिसे हम फेरेंजियल पाउच भी बोलते हैं या फिर डेनेजर डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स किस वजह से होता है? रीगर्जिटेशन, बार बार रीगर्जिटेट करता है वॉमिट, उसकी वजह से होता है। चांस ऑफ एस्पिरेशन की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है और कफ इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। बार बार रिगर्जिटेट करेगा, एस्पिरेशन के चांस होंगे और कफ होगा। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम? एक्सरे के थ्रू और सीटी स्कैन के थ्रू हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईसोफेजियल टीयर। ईसोफेजियल टीयर क्या है? ईसोफेजियल टीयर मैलोरी वीज और हमारे बुहाव्स सिंड्रोम होता है। मैलोरी वीज जो है हमारी माइल्ड कंडीशन होती है, इसमें हमारा मिकोजा टीयर होता है जिसमें सब मिकोजल टीयर होने के भी चांस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये पेनफुल होता है। हमारा जो हमारी सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल टीयर है होता है, इसमें सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल हमें टीयर देखने के लिए मिलता है। मिकोजा जो कि हमारी इन द मिकोजा एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड ईसोफेगस, जो हमारी जंक्शन है ईसोफेगस की और स्टमक का जंक्शन है, ये ईसोफेगस है और देन हमारा स्टमक स्टार्ट होता है। इसके जंक्शन पे हमें ये देखने के लिए मिलेगा टीयर। ठीक है, किसकी वजह से ये टीयर हो सकता है? इंटेंसिव वॉमिटिंग की वजह से, इंटेंसिव वॉमिटिंग की वजह से ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। बार बार इंटेंस वॉमिटिंग कर रहा है अगर पर्सन, तो उसकी वजह से हमारे मैलोरी वीजर टीयर देखने के लिए मिलेगा जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड ईसोफेगस के वहाँ पे। बोहावे सिंड्रोम। बोहावे सिंड्रोम क्या है? ये सीवियर कंडीशन होती है। इसमें टीयर होता है ऑल 4 लेयर्स ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस की चारों लेयर्स हैं उसका टीयर हमें देखने के लिए मिलता है। ये सीवियर होता है। ये किस वजह से होता है? ये स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है। It is a spontaneous rupture, a full thickness tear of resulting from a sudden violent increase the intraesophageal pressure during forceful vomiting। जो ये हमारा स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है। हमारी ईसोफेजियल की फुल थिकनिंग टीयर होता है। इसमें जो हमारी 4 लेयर होती है ईसोफेगस की, उनका रप्चर हमें देखने के लिए मिलता है, चारों लेयर्स का। ये सडन किसकी वजह से होता है? सडन वॉयलेंट होता है, इंक्रीज हो जाता है हमारी इंटरनल ईसोफेजियल
किसकी ड्यूरिंग फोर्सफुल वॉमिटिंग, अगर पेशेंट है, अगर पर्सन है फोर्सफुल वॉमिटिंग कर रहा है तो हमें सडन वॉयलेंट इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। इंट्रा ईसोफेजियल प्रेशर क्रिएट करेगा, ये फोर्सफुल वॉमिटिंग प्रेशर क्रिएट करेगी जिसकी वजह से हमें टीयर देखने के लिए मिलेगा। कोज क्या है हमारे इसके टीयर के? क्रोनिक अल्कोहलिज्म हमें जो पर्सन है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, क्योंकि वो इंटेंस वॉमिटिंग करेगा। इंटेंस वॉमिटिंग की वजह से हमें इसोफेजियल टीयर देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडरी हमें एंडोस्कोपी हम मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी वजह से टीयर हो सकता है हमारी इसोफेगस में। बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है, वो खाना खाते ही वॉमिट करता है, इंटेंस वॉमिटिंग देखने के लिए मिलती है बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट में भी, उसकी वजह से ईसोफेजियल रप्चर हमें देखने के लिए मिल सकता है। डायग्नोज, हम इसका डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? बोमर्स सिंड्रोम में सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्रिप्टल साउंड हमें देखने के लिए इसमें हमें मिलेगी, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी और चेस्ट पेन हमें देखने के लिए मिलेगा, उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टमक। पहले हम डायग्राम डिस्कस करेंगे हम इसका, देन थ्योरी। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा कार्डियक स्पिंचर है और ये हमारा एंगल है कार्डियक नोच, एंगल ऑफ हिस्बी हम इसे बोलते हैं। देन हमारा फंडस आता है, फंडस के बाद ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है, अंदर जो लाइनिंग है उसे हम ओमेंटम बोलते हैं। देन हमारे फंडस के बाद हमारी बॉडी आती है और हमारा ओमेंटम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे रेजल हम इसे बोलते हैं, और हमारा जहाँ बॉडी ख़त्म होती है वहाँ से कर्व बनता है जिसे हम पाइलरिक नोच बोलते हैं। और हम इस तरफ से देखें तो इस तरफ हमने ये बड़ा पार्ट था, इसने हमने बोला था ग्रेटर कर्वेचर, इस तरफ हमारा लेसर कर्वेचर हमें देखने के लिए मिलेगा और इसे हम पाइलोरस आर्टी या फिर पाइलोरस हम इसे बोलते हैं। हमारा जो स्टमक है एम्प्टी स्पेस होता है जिसे हम जे शेप भी बोलते हैं। फुल स्टमक शेप जो होती है हमारी उसे हम फायरी फॉर्म बोलते हैं, फायरी फॉर्म स्टमक उसे हम बोलते हैं। अब हम क्वाड्रेंट और रीजन्स हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट्स हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे एब्डोमेन में, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हमें देखने के लिए मिलता है। रीजन हमारे 9 टाइप्स के हमारे रीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं एब्डोमेन में। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, देन लेफ्ट लंबर अम्ब्लाइकस, राइट लंबर हमें देखने के लिए मिलता है, राइट इलियक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियक हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारा स्टमक है वो लोकेटेड होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, सेकेंडरी हमारा लोकेटेड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और अम्ब्लाइकस में हमें देखने के लिए ये मिलता है। Now we will discuss capacity, adult capacity of stomach and newborn capacity। जो adult capacity होती है वो नॉर्मल होती है 1 से 1.5 लीटर की होती है और मिनिमम 75 ml की होती है और मैक्सिमम हमें इसकी कैपेसिटी 3 to 4 लीटर की हमें अडल्ट में देखने के लिए मिलती है। न्यू बॉर्न में इसकी कैपेसिटी, स्टमक की कैपेसिटी 30 to 90 ml हमें देखने के लिए मिलती है। Angles. Now we will discuss about angle of stomach. There are 2 type of angle present in a stomach.
फर्स्ट एंगल ऑफ हिज ईसोफेगस एंड कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट होता है हमारा स्टमक का, जिसे हम एंगल ऑफ हिज बोलते हैं। ये हमारा ईसोफेगस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एंगल बनाता है, इसे हम एंगल ऑफ हिज बोलते हैं। देन सेकेंडरी हमारा एंगुलर इंश्योर होता है, जो कि लेसर कर्वेचर और पाइलेरिक एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इन एंगल्स के? ये प्रिवेंट करते हैं रीगर्जिटेशन से, बैक फ्लो ऑफ फूड से प्रिवेंट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 2 टाइप सेल प्रेजेंट इन स्टमक। 2 टाइप के हमारे सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में। फर्स्ट है एक्सोक्राइन एंड सेकंड है हमारा एंडोक्राइन सेल्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं पाइलोरस होते हैं, जिसमें हमारा जी सेल प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन जी सेल हमारा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा प्रोडक्शन कराता है हार्मोन का। कौन से हार्मोन का? गैस्ट्रीन हार्मोन का प्रोडक्शन कराता है। गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करती है? स्टिमुलेट करती है हमारे पैराइटल सेल्स को टू प्रोड्यूस और प्रोडक्शन ऑफ HCl। HCl के प्रोडक्शन को कराता है हमारा गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन हार्मोन फर्स्ट पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, देन प्रोडक्शन कराएगा HCl। HCl हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। और भी सेल्स हैं हमारे जी सेल से अलग, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम इसे और बाकी सेल्स को डिस्कस करेंगे। देन हमारे एक्सोक्राइन सेल्स जो कि हमारे फंडस में प्रेजेंट होते हैं और हमारे एंडोक्राइन पाइलोरिस में प्रेजेंट होते हैं। हमारे एक्सोक्राइन फंडस में प्रेजेंट होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट हमारा गोबलेट सेल होता है, जिसे हम म्यूकोजा सेल भी बोलते हैं। सेकंड हमारा पैराइटल सेल, जिसे हम ऑक्सीटाइक सेल भी बोलते हैं। थर्ड हमारा चीफ सेल होता है, जिससे हम जाइनोजिन सेल भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑक्जेंटिक सेल जो हमारे पार्शियल सेल होते हैं, वो क्या कराते हैं? प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उसका प्रोडक्शन कराता है, और HCl का प्रोडक्शन हमारा कराते हैं पार्शियल सेल्स। हमने अभी गैस्ट्रीन जो है हमारे स्टिमुलेट करते हैं पार्शियल सेल्स को, और प्रोडक्शन कराता है हमारा HCl। जो हमारा हमने सेम पढ़ा, पार्शियल सेल किसका प्रोडक्शन कराते हैं? HCl का। यहाँ पे भी हमारे पार्शियल सेल जो हैं हमारे HCl का प्रोडक्शन कराएंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर का भी। जो हमारे चीफ सेल हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज की फॉर्म में हमें देखने के लिए हमें मिलते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन कराते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का। देन हम गोबलेट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम म्यूकोजा सेल भी बोलते हैं। इसके हमें 2 सेल देखने के लिए मिलते हैं, सरफेस म्यूकोजा सेल और नेक म्यूकोजा सेल हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारा सरफेस म्यूकोजा सेल है उसे हम फेवोलर सेल भी हम बोलते हैं। देन हमारा जो एक्सेप्ट चीफ सेल जो है वो हमारा 8 ईयर ऑफ एज जब होती है, एंजाइम साइनोसिस क्राइनोसिन एंड रेनिन मिल्क कर्डिंग एंजाइम जो होते हैं वो हमारे मिल्क प्रोटीन इनक्लेजिया अकर होता है, जो हमारा मिल्क शुगर है लैक्टोज में कन्वर्ट कराते हैं। ये हमारा 8 ईयर पे प्रेजेंट नहीं होता है।
Now we will discuss about gastric juice. स्टमक HCl जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एच गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो हाईली एसिडिक होता है. 1.5 से 3.5 तक होता है. अमाउंट होती है इसकी पर डे 1 to 1.5 लीटर पर डे हमें इसका सिक्रीशन हमें देखने के लिए मिलेगा. नाउ कंपोजिशंस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा. इसकी कंपोजिशंस जो होंगी H2O इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट हमें देखने के लिए हमें इसमें मिलेगा. एंड एक्सेट्रा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो. म्यूकोसा हमें देखने के लिए मिलेगा. पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज इनएक्टिव फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलेगी. और इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगी. 3 फेजेस होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशंस के. फर्स्ट सिफेलिक फेज, सेकंड गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड हमारा इंटेस्टाइनल फेज. जो हमारा सिफेलिक फेज है वो हमें 15 to 20% देखने के लिए मिलेगा. गैस्ट्रिक फेज 50 to 60% एंड इंटेस्टाइनल फेज हमें 5 to 10% हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होंगे. फर्स्ट 15 to 20% सिफेलिक फेज जो होता है ये हमारा अक्कर होता है बिफोर फूड अराइव्स. जब हमारा पेट में फूड नहीं होता है तब हमारा ये अराइज होता है. ये हमारा ट्रिगर करता है हमारे स्मेल होती है या फिर टेस्ट की वजह से, टेस्ट ऑफ द फूड, उसकी वजह से हमारा सिफेलिक फेज एक्टिव होता है. ये हमारा एक्टिव होता है वेगस नर्व के थ्रू. वेगस नर्व इसे एक्टिव कराती है स्मेल या फिर स्मेल की वजह से, या फिर हम सोचते हैं खाने के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में हम सोचते हैं, उसकी वजह से ये सिक्रीशन अक्कर होती है हमारे गैस्ट्रिक जूस की. 10 to 20% हमें ये देखने के लिए मिलता है. बिना खाना खाए हमारे पेट में खाना नहीं गया है उस टाइम पे सिक्रीशन हमें देखने के लिए मिलती है. जब हम सोचते हैं या फिर हम खाने को स्मेल करते हैं या देखते हैं उसकी वजह से. सेकंड है हमारा गैस्ट्रिक फेज. गैस्ट्रिक फेज 50 to 60% होता है क्योंकि हमारा फूड जो होता है वो स्टमक में एंटर कर चुका होता है उस वजह से. इट्स इनिशिएटेड बाय स्टमक डिस्टेंशन एंड प्रेजेंस ऑफ फूड प्रोटीन. फूड जो है प्रोटीन की फेज में हमारा स्टमक में एंटर होगा. द हार्मोन गैस्ट्रीन इज रिलीज मैसिव HCl एंड पेप्सिनोजन. जो हमारा गैस्ट्रीन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा हमारे पैराइटल सेल को और मैसिव होता है बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कराएगा HCl की और पेप्सिनोजन की, जो कि हमारे जूसेस हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन कराने में फूड का. तब हमारा 50 to 60% हमें सिक्रीशंस देखने के लिए मिलती हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइनल फेज. इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, फूड इन इंटेस्टाइन. जो हमारा फूड है वो एंटर कर चुका होता है हमारी इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन एज द काइम. इंटेस्टाइन में एंटर करेगा एज अ काइम ड्यूडेनम के थ्रू. दिस फेज स्टिमुलेट इफेक्ट द इंटेस्टाइनल गैस्ट्रीन. जो हमारा इंटेस्टाइनल गैस्ट्रीन हमारा रिलीज होगा कब होगा, जब हमारा काइम फॉर्म होता है हमारा स्टमक में. बोलस हमारा स्टमक में आता है, HCl में मिलता है, तब वो काइम बनाता है और काइम हमारा डिडनम में एंटर करता है. तब उस टाइम पे हमारा गैस्ट्रीन सिक्रीशन होता है 5 to 10%. 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं हमारे सिफेलिक फेज में, गैस्ट्रिक फेज में और इंटेस्टाइनल फेज में. ठीक है. काइम ऑल्सो नोन एज अ फूड
एंटर इन ड्यूडेनम। काइम कब बनता है? जब हमारा फूड है वो एंटर हो जाता है ड्यूडेनम में, तब। बोलस ऑल्सो नोन एज अ फूड एंटर इन द ईसोफेगस। बोलस जब एंटर होता है ईसोफेगस में, तब वो बोलस बनता है, फूड जब एंटर होता है। इट इज़ द अनडाइजेस्टिव फूड मिक्स्ड विद सलाइवा व्हेन फूड एंटर इन स्टमक। जब हमारा फूड एंटर होने से पहले हमारा सलाइवा में मिक्स होता है, ईसोफेगस में एंटर करता है स्टमक में जाने के लिए, तब तक वो बोलस होता है। काइम। काइम क्या है? अनडाइजेस्टिव फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा बोलस है, अनडाइजेस्टिव फूड है जो हमारा सलाइवा से मिक्स होके आया है गैस्ट्रिक जूस में, जब वो हमारा मिक्स होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ तो वो काइम बन जाएगा, बोलस से काइम। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में विच टेस्ट यूज टू डायग्नोज दी परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया को डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? सेचलिन टेस्ट हम कराते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे इस टेस्ट को। नाउ सेकंड टेस्ट, साइक टेस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर डिप्थीरिया। इसे हम डिप्थीरिया को टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को कराते हैं। इसमें हम क्या कराते हैं? इंट्राडर्मल जो स्किन होती है उस पे हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। हम इसमें इम्यूनिटी को डिटरमाइन करते हैं टू द डिप्थीरिया। हमारे डिप्थीरिया के लिए हम इम्यूनिटी को डिटरमाइन करते हैं बाय इंजेक्शन 0.1 ml ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन। जो हमारा डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है उसे हम इंट्राडर्मली 0.1 ml में इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम 4 आर्म पे हम इसे लगाते हैं इंट्राडर्मल। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जो हमारा इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन है, हम उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉर चेक द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिप्थीरिया। अगर पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, इसमें रेडनेस और स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी उस एरिया पे आफ्टर 48 to 96 आवर। इट इंडिकेट द ससेप्टेबिलिटी कि हमारा पेशेंट जो है हमारा डिप्थीरिया कंडीशन अकर हो सकती है। व्हाइल नो रिएक्शन इंडिकेट इम्यूनिटी। जब हमारे कोई भी रिएक्शन हमें बॉडी में नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट है डिप्थीरिया के अगेंस्ट। शिलर्स टेस्ट, जिसे हम शिलर्स आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल पेनलेस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। ये हमारा सिंपल होता है, पेनलेस होता है प्रोसीजर। यूज ड्यूरिंग कोल्पोस्कोपी टू डिटेक्ट एबनॉर्मल सेल और कैंसर ऑन अ यूट्राइन एंड सर्विक्स। जो हमारा यूट्राइन सर्विक्स के एबनॉर्मल सेल्स या कैंसरस सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अप्लाई लिगुलस आयोडीन टू द सर्विक्स। हम सर्विक्स पे हम अप्लाई करेंगे आयोडीन को, और इसके बाद हम चेक करेंगे। अगर नॉर्मल टिश्यूज़ हैं तो हमें उसका स्टेन जो है ब्राउन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसके पास ग्लूकोजन प्रेजेंट है जो कि रिएक्ट करेगा K+ आयोडीन से। और हमारा एबनॉर्मल कैंसरस अगर सेल प्रेजेंट होंगे तो ग्लाइकोजन पुअर टिश्यू हमें देखने के लिए मिलेगा, ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होगा उसमें, और रिमेन अनस्टेन्ड हमें दिखाई देगा, वो येलो वाइटिश
येलो और वाइटिश हमें दिखाई देगा। अगर नॉर्मल टिश्यूज़ हैं तो स्टेन जो होगा ब्राउन होगा, और हमारा एबनॉर्मल कैंसरस टिश्यूज़ हैं तो हमारा अनस्टेन येलो या वाइट हमें देखने के लिए मिलेगा। सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट क्या होता है? सिकलिंग टेस्ट हम सिकल सेल डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं हम इसमें हमारा बीटा हेमोलाइटिक चेन होती है। बीटा हेमोलाइटिक चेन में 6 नंबर पे हमारा ग्लूटामिन एसिड होता है, हमारा 6 नंबर पे, जो कि रिप्लेस हो जाता है वैलिन के थ्रू। वैलिन रिप्लेस कर लेता है ग्लूटामिन एसिड एट 6 नंबर, इट रिप्लेस्ड बाय वैलिन। वैलिन इसकी जगह पे आ जाता है इस चेन में, जो कि डिक्रीज़ करा देता है हमारे O2 लेवल को, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी की जो शेप होती है वो सिक्कल शेप की हो जाती है। सिक्कल शेप ऐसी होती है। सिक्कल हमारी नॉर्मल आरबीसीज ऐसी ओवल शेप की होती है, और सिक्कल शेप में हमें हमारी आरबीसीज ऐसी देखने के लिए मिलेगी। इसे हम सिक्कल सेल डिजीज़ या सिक्कल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसकी मैनेजमेंट में हम फर्स्ट IV थेरेपी हम देते हैं, और देन O2 थेरेपी हम प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। सिचलिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है, हम इसकी फिजियोलॉजी हम पहले पढ़ेंगे। इसमें हमारा नॉर्मल पाथवे ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन हम इसमें चेक करते हैं। एनिमल सोर्स जो होते हैं हमारे विटामिन B12 विद एनिमल प्रोटीन एंटर इन अ माउथ। हमारे माउथ में एनिमल सोर्स और विटामिन B12 हमारे एंटर करेंगे, जो कि बाइंड करेंगे R फैक्टर से। R फैक्टर से बाइंड करने के बाद दीज विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स एंटर इन स्टमक। जब हमारे ये फैक्टर्स, हमारे ये प्रोडक्ट्स हमारे एंटर होंगे स्टमक में, इसमें हमारा डाइजेस्ट दी एनिमल प्रोटीन बाय एक्टिवेट फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन पेप्सिन। जो हमारा पेप्सिन है एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, हमारा सिर्फ बचेगा विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करेगा? R फैक्टर, जो हमारा R फैक्टर है वो अटैच हो जाएगा विटामिन B12 से, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं हमारे वो भी हमारे अटैच हो जाएंगे विटामिन 12 से। देन हमारा विटामिन B12 और R फैक्टर रीच्ड इन ड्यूडेनम। जब हमारा R फैक्टर है, हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है और विटामिन B12 ड्यूडेनम में एंटर करेंगे, तब हमारे पैनक्रिएटिक एंजाइम हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेस्ट कर लेंगे हमारे R फैक्टर को। R फैक्टर को डाइजेस्ट करने के बाद हमारा विटामिन B12 अटैच्ड विद इंट्रिंसिक फैक्टर बचेगा। हमारा B12 एंटर होगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में। इलियम हैज़ अ रिसेप्टर ऑफ विटामिन B12। जो इलियम है उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं B12 के, जो कि हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेगा इलियम में, और जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे इंटरनल फ्लोरा या बैक्टीरिया। जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, गुड बैक्टीरिया है, उसके थ्रू हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे। अब हम इसके सैंपल हम कैसे लेते हैं? 24 आवर यूरिन सैंपल हम इसमें लेते हैं। इससे हम पहले क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 इंट्रामस्कुलर हम प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। एब्जॉर्ब फास्ट होगा एंड ऑक्यूपाइड द मैक्सिमम रिसेप्टर साइड। जो हमारा इंट्रामस्कुलर है विटामिन B12 देंगे, ये एब्जॉर्ब करता है फास्टर, ऑक्यूपाइड करता है मैक्सिमम रिसेप्टर्स को। इस साइड पे हमारा विटामिन B12 बहुत अच्छे से हमारा एब्जॉर्ब होता है, और वेरी फ्यू साइड जो होती है रिमेन फ्रॉम द ओरल B12।
जब हम ओरली B12 देते हैं तब बहुत स्लो होता है इसका एब्जॉर्प्शन। अब हम 24 आवर सैंपल चेक करेंगे यूरिन का। अगर ये मोर देन 10% है यूरिन में प्रेजेंट, इफ़ इट इज़ एब्जॉर्ब प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन, एडवाइस फॉर इनटेक ऑफ विटामिन B12। हम इंक्रीज़ कर देंगे। अगर इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है तो विटामिन B12 को हम इंक्रीज़ कर देंगे, इनटेक बढ़ा देंगे विटामिन B12 का। अगर लेस देन 10% हमारा यूरिन में हमारा ये प्रेजेंट एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट है तो हम देखेंगे इफ़ प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन, अगर प्रॉब्लम हमारे एब्जॉर्प्शन में है तो हम सेकंड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें हम ओरली रेडियो एक्टिव विटामिन B12 देंगे, साथ में इंट्राडर्मली हम विटामिन B12 देंगे और इंट्रेंसिक फैक्टर्स हम देंगे इसके साथ साथ। अगर हमारा मोर देन 10% हमें यूरिन में अगर हमें ये देखने के लिए मिलेगा तो इट नॉट एब्जॉर्ब ड्यू टू लेस इंट्रेंसिक फैक्टर्स की वजह से देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम प्रेनिशियस अनीमिया भी बोल सकते हैं। प्रेनिशियस अनीमिया की वजह से हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर लेस देन हमें 10% इन यूरिन हमें ये देखने के लिए मिलेगा विटामिन B12, इट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दी बैक्टीरिया ईट दी विटामिन B12। जो हमारे विटामिन B12 हैं वो बैक्टीरिया या फ्लोरा के थ्रू डाइजेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से इसका अफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। Thank you for watching. Now, next class we will discuss about small intestine and large intestine. Subscribe and like for more videos.